अब हम देखते हैं कि मार्क्स द्वारा राज्य की भूमिका के बारे में। मार्क्स का कहना है कि पूंजीवाद के अंत के बाद भी राज्य कुछ समय तक बना रहेगा और इस काल में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित होगी। इस सर्वहारा वर्ग की तानाशाही में राज्य की भूमिका की मार्क्स ने कुछ विस्तार से बताया है। मार्क्स इस तानाशाही को बाहरी बहुसंख्या की जागृत तथा स्वतंत्र व्यवस्था कहता है और वही वास्तविक लोकतंत्र है, ऐसा वो मानता है। इस काल में राज्य की शक्ति का प्रयोग सर्वहारा वर्ग के द्वारा पूंजीपतियों के विरोध को कुचलने तथा पूंजीवाद के बचे हुए तत्वों को समाप्त करने के लिए किया जाएगा। मार्क्स का कहना है कि सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद में राज्य के द्वारा कुछ कार्यक्रम अपनाया जाना चाहिए, जैसे भूमि के रूप में संपत्ति की व्यवस्था का अंत किया जाए और भूमि के समस्त लगान का उपयोग सार्वजनिक कार्य में लिया जाए। आयकर इस तरह लगाया जाए कि आय के साथ साथ वह काफ़ी मात्रा में बढ़ता जाए। उत्तराधिकार की प्रथा जो है वो बिल्कुल समाप्त कर दी जाए। देशद्रोही विद्रोहियों या जो देश छोड़ के भाग गए उनके संपत्ति को जब्त कर ली जाए। डाक तार तथा यातायात के साधनों पर राज्य का अधिकार स्थापित हो और अधिकारी क्या एकाधिकार स्थापित किया जाए। राज्य की पूंजी से राष्ट्रीय बैंक खोलकर लेन देन का समस्त कार्य राज्य के हाथों में केंद्रित कर दिया जाए। बैंकों पर राज्य का एकाधिकार हो। प्रत्येक व्यक्ति के लिए कार्य अनिवार्य किया जाए। उद्योग धंधे विशेष रूप से खेती बाड़ी को चलाने के लिए लोगों को संगठित किया जाए। ऐसी योजनाएं बनाई जाएं जो राज्य के सभी उद्योग धंधों उत्पादन के साधनों का विस्तार किया जाए और जमीन जो ऐसे ही छोड़ दी गई है उसको अधिक उपजाऊ बनाई जाए। कृषि कार्य का उद्योग धंधों के साथ संबंध स्थापित किया जाए। देश की आबादी को शहरों और गांवों में उचित रूप में बांटकर नगरों और गांवों में भेद को समाप्त किया जाए। सार्वजनिक स्कूलें खोली जाए। सार्वजनिक पाठशालाओं में सभी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जाए और कारखानों में बच्चों को काम में लेने की प्रथा को समाप्त किया जाए। इस तरह के अन्य कार्य तो किए जाएंगे, साथ ही राज्य का कार्य क्षेत्र भी अधिक व्यापक हो जाएगा। तो व्यवहार के अंतर्गत अब तक किसी भी मार्क्सवादी या साम्यवादी राज्य में अंतिम आदर्श की स्थिति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। मार्क्सवादी धारणा को अपनाने वाली व्यवस्थाओं में राज्य की भूमिका बहुत अधिक व्यापक और बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन कार्ल मार्क्स का जो ये सिद्धांत है या जो विचार है वो आलोचनाओं से परे नहीं है। विभिन्न विचारकों द्वारा आलोचनाएं की गई है। पहली बात तो ये कि राज्य एक वर्गीय संगठन नहीं वरन एक नैतिक संगठन है। मार्क्सवाद की धारणा के अनुसार राज्य एक ऐसा वर्गीय संगठन है जो पूंजीपति वर्ग इसका प्रयोग श्रमिक वर्ग के शोषण के लिए करता है। लेकिन आलोचक इसकी बात का खंडन करते हुए कहते हैं कि ये एक नैतिक संगठन है, न कि एक वर्गीय संगठन, और इसका उद्देश्य मानवीय व्यक्तित्व का विकास है
और राज्य का आधार शक्ति नहीं है वरन इच्छा है। सेबाइन के शब्दों में, यह सिद्धांत कि राज्य केवल शोषण का एजेंट है एक क्रांतिकारी अल्पमत का प्रचार मात्र है। यह ऐसा सिद्धांत नहीं है जिस पर कोई शासन कार्य कर सकता है। दूसरी बात आलोचकों के द्वारा है कि वर्तमान राज्य सर्वहारा वर्ग का शत्रु न होकर मित्र है। जहां कार्ल मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग का शत्रु बताया राज्य को और इतिहास के द्वारा इसकी पुष्टि की है, तो आलोचक ये कहते हैं कि राज्यों द्वारा कल्याणकारी राज्य का विचार भी स्वीकार कर लिया गया है लगभग पिछले 50 वर्षों से। और अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप में सभी देशों में श्रमिकों के हित में अनेक कानूनों का निर्माण किया गया है। श्रमिकों के कार्य और अवकाश के घंटे निश्चित किए गए हैं, न्यूनतम वेतन की व्यवस्था की गई है, बेकारी, बीमारी और बुढ़ापे की अवस्था में उनकी सहायता के लिए योजनाएं बनाई गई है। तो इस प्रकार हम यह नहीं कह सकते कि श्रमिकों के शोषण का साधन के रूप में राज्य है, बल्कि उनके उत्थान और कल्याण के प्रमुख साधन के रूप में कार्य कर रहा है। तीसरी बात वो ये कहते हैं कि राज्य अस्थायी नहीं वरन स्थायी है। कार्ल मार्क्स का यह मानना है कि राज्य अस्थायी संस्था है और उसके विलीनीकरण की धारणा व्यक्त की है, किंतु राज्य मानवीय स्वभाव की मूल स्थायी प्रवृत्तियों पर आधारित होने के कारण एक शाश्वत संस्था है जिसका विनाश की कोई संभावना नहीं है। साम्यवादियों ने 1970 में सोवियत रूस में सत्ता प्राप्त की और कुछ समय बाद उन्होंने तथाकथित बुर्जुआ वर्ग को भी समाप्त कर दिया। लेकिन इस साम्यवादी व्यवस्था में राज्य समाप्त होने की बजाय अधिक से अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है। तो लॉस्की ने कहा है कि शक्ति के विष का कुप्रभाव सर्वविदित है और यह मान लेना कठिन है कि साम्यवादी उसके प्रभाव से बचे रहेंगे। चौथी जो आलोचना का बिंदु है वो है राज्य के विलीनीकरण की धारणा काल्पनिक। आलोचक इस बात का उपहास करते हैं और बताते हैं कि स्वयं उसकी राज्यहीन और वर्गहीन समाज की धारणा काल्पनिक है। मार्क्स ने कहीं पर भी यह बतलाने का प्रयत्न नहीं किया कि वर्ग विहीन समाज किस प्रकार के विकास क्रम का स्वाभाविक और आवश्यक परिणाम है। वो कह रहे हैं कि राज्य का विलीनीकरण केवल एक कल्पना हो सकती है, यथार्थ में ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। फिर अगला जो पॉइंट है वो है प्रजातंत्र के संबंध में धारणा त्रुटिपूर्ण। प्रजातंत्र के अपने कुछ दोष हो सकते हैं, लेकिन मानवीय इतिहास में अब तक स्थापित व्यवस्थाओं की तुलना में प्रजातंत्र निसंदेह एक सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था है। अगला जो पॉइंट है उनका बिंदु है वो है राष्ट्रवाद वर्तमान जीवन की महानतम शक्ति। नेशनलिज्म इज द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द मॉडर्न लाइफ। अंतर्राष्ट्रीयता की धारणा के आगे आने वाले समय के लिए चाहे कितनी स्वाभाविक और वांछनीय क्यों न हो, यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि वर्तमान समय की महानतम शक्ति राष्ट्रवाद ही है। वर्गीयता से राष्ट्रीयता की भावना प्रबल होती है। यह बात सभी संकटकालीन परिस्थितियों में देखी जा सकती है। इसलिए विश्व के मजदूरों एक हो जाओ की अपील का कोई औचित्य नहीं रह जाता। इस प्रकार हमने देखा कि राज्य के उदय के संबंध में, प्रकृति के संबंध में, कार्यक्षेत्र के संबंध में मार्क्सवादी धारणा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मार्क्सवाद के अंतिम आदर्श राज्यविहीन और वर्गविहीन समाज के आदर्श को प्राप्त भी नहीं किया जा सकता। कभी इस आदर्श को प्राप्त किया जा सका, ये संदेह का विषय बन जाता है। ये तो हुआ अपने राज्य की उत्पत्ति के मार्क्सवादी सिद्धांत की विवेचना।